इस पूरे संघर्ष ने एक नए युद्ध की आशंका को अब जन्म दे दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर इस तरह की परिस्थितियां और अस्थिरता आज से 83 वर्ष पहले 1939 में बनी थी, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं होगा, इसमें 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे। हालांकि तब भी इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिशें हुई थी, और ऐसा करने वालों में भारत के महात्मा गांधी भी शामिल थे। 23 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी ने जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर को एक चिट्ठी लिखी थी, और यह चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। चिट्ठी बड़ी दिलचस्प है। महात्मा गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में दृढ़ता से हिटलर को यह लिखा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिटलर दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो मानवता के लिए इस युद्ध को रोककर दुनिया को बर्बर बनने से बचा सकते हैं। उन्होंने हिटलर को कहा था, यह आपके हाथ में है, दुनिया को नष्ट होने से बचा लीजिए। महात्मा गांधी हिटलर से यह भी पूछते हैं इस चिट्ठी में कि क्या वो उस व्यक्ति की अपील को सुनेंगे जिसने बिना किसी सफलता के युद्ध के तरीकों को त्याग दिया है। इसके बाद वो लिखते हैं कि उनसे कुछ लोगों ने यह आग्रह किया कि वो हिटलर को यह चिट्ठी मानवता के लिए लिखें, लेकिन उनके विचारों में मानवता के लिए हिटलर को चिट्ठी लिखना गलत होगा, और इस भावना से लिखा गया पत्र उनकी यानी महात्मा गांधी की अशिष्टता मानी जाएगी। हालांकि आगे लिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनसे यह भी कहा कि उन्हें हिटलर को यह पत्र लिखते हुए इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और जो भी वो अपील कर सकते हैं उसके लिए उनका प्रयास जरूरी है। तो 2 चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अडोल्फ हिटलर को लिखी हैं। एक चिट्ठी लिखी है जुलाई 23, 1939 को, और दूसरी लिखी है दिसंबर 24, 1940 को। और वो लिखते हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to a savage state। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि आप इसके बारे में सोचिए। और आखिर में वो ये भी लिखते हैं कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, अगर आपको लगता है कि मैंने ये चिट्ठी लिखकर गलती की है, तो मुझे आप माफ कीजिएगा। और जब 1940 में जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें वो ये कहते हैं कि वी हैव बीन ट्राइंग फॉर द पास्ट हाफ अ सेंचुरी टू थ्रो ऑफ द ब्रिटिश रूल। वो कह रहे हैं कि हम तो ब्रिटिश रूल से आजादी के लिए खुद ही इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो आगे लिखते हैं, वी वुड नेवर विश टू एंड द ब्रिटिश रूल विद जर्मन एड, यानी जर्मनी की मदद से हम कभी भी ब्रिटिश रूल का अंत नहीं करना चाहेंगे। और आपको अब इस बात का जवाब मिल गया होगा कि महात्मा गांधी ने कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन क्यों नहीं लिया, और वो बोस को पसंद क्यों नहीं करते थे। इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि बोस जो है, नेताजी जो है, वो जर्मनी से मदद ले रहे थे। और इस पत्र में वो हिटलर को एक चेतावनी भी दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि भले इस युद्ध में जर्मनी ब्रिटेन को हरा दे, लेकिन भविष्य में कोई ना कोई देश जर्मनी से बेहतर हथियार बनाएगा, और फिर जर्मनी का भी वही हाल होगा जो आज जर्मनी दूसरे देशों का कर रहा है। और ये भाव आज की स्थिति पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आज की स्थिति में महात्मा गांधी का रोल कौन निभाएगा। आज पूरी दुनिया में महात्मा गांधी कौन है जो व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिख सके और कहे कि भाई अब रुक जाइए, बहुत हुआ, और यूक्रेन के बेसहारा बेकसूर लोगों को प्रताड़ित करना, मारना बंद कीजिए। यह इतनी बड़ी खबर है कि इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए खबरें देख रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि युद्ध की जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो आपको बहुत चौंका रही हैं, तो इसका जो असर है ये इससे कहीं आगे तक है। ये मनोरंजन वाली खबर नहीं है, ये बहुत चिंताजनक खबर है। और आज अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप पर भी इस युद्ध का सीधा असर पड़ेगा। ये मिसाइल आपकी पॉकेट तक, आपके घर तक पहुंचेगी। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है। रशिया के यूक्रेन पर हमला करते ही कच्चे तेल की कीमतें $105 पर बैरल तक पहुंच गई हैं, और पिछले 8 साल में यह कच्चे तेल की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से भारत को इनके इंपोर्ट पर ज्यादा पैसा चुकाना होगा। इसका असर आम लोगों पर ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपकी जेब से ही जाएगा। और आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस समेत दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफी महंगे हो जाएंगे। तो तैयार रहिए इसके लिए। इस संकट का दूसरा बड़ा असर खाद्य तेल यानी कुकिंग ऑयल पर पड़ सकता है। यूक्रेन और रशिया दुनिया में रिफाइंड ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। भारत बड़ी मात्रा में कुकिंग ऑयल इन दोनों देशों से आयात करता है, और अगर युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा और इसकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और कुकिंग ऑयल भारत की
हर किचन में इस्तेमाल होता है। भारत यूक्रेन और रशिया से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स, कई तरह के केमिकल्स और धातुएं भी खरीदता है। इनमें से कई चीजें तो ऐसी हैं जिनका प्रयोग मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने में होता है, यानी इनकी कमी हो सकती है और फिर भारत को इन्हें दूसरे देशों से महंगी कीमतों पर खरीदना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि रशिया के यूक्रेन पर हमले का शेयर बाजार पर भी असर दिख रहा है। आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 2700 पॉइंट नीचे गिरा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 815 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स में ये एक दिन की अब तक की चौथी सबसे बड़ी गिरावट है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक दिन में ही निवेशकों को 13.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में भी शेयर बाजार की यह स्थिति बनी रह सकती है और सोने के जो दाम है, गोल्ड के, वो भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। इस युद्ध का अंत वैसा ही हो सकता है जैसा वर्ष 2008 में हुआ था। तब भी रशिया ने जॉर्जिया के 2 प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और फिर वहां अपनी सेनाएं भेज दी थी। जब जॉर्जिया की सेना ने इसका विरोध किया तो रशिया की सेना उसकी राजधानी तक पहुंच गई, ठीक वैसे ही जैसे आज उसकी सेना कीव तक पहुंच गई है। लेकिन बाद में यह मामला इस बात पर जाकर खत्म हुआ कि जॉर्जिया को रशिया के सारे फैसले मानने पड़े और इस बार भी शायद यही होगा जब तक यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देता और यह नहीं कह देता कि वो पुतिन की हर बात मानने को तैयार हैं, तब तक रशिया की सेना कीव से वापस नहीं जाएगी। पुतिन का मकसद पूरे यूक्रेन को हथियाना नहीं है, बल्कि यूक्रेन में एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट स्थापित करना है और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो ये काम यूक्रेन में करें और उसके बाद पूरी दुनिया उनके इस नए अरेंजमेंट को मान्यता दे दे। तो आज की स्थिति में जैसा हमने आपको बताया, ये आधुनिक युग है और आधुनिक युग में जब कोई युद्ध होता है तो उसका सीधा प्रसारण आपको किसी भी टीवी चैनल पर, इंटरनेट पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकता है और टीवी चैनल्स पर आप दिन भर आज ये सब देख ही रहे होंगे। लेकिन युद्ध को कवर करना सिर्फ तस्वीर दिखाना नहीं होता। तस्वीरें तो आप कहीं भी देख सकते हैं, लोगों के मरते हुए तस्वीरें, हमलों की तस्वीरें, बम विस्फोटों की तस्वीरें, टैंक्स की, सेनाओं की तस्वीरें, ये आपको बहुत चिंतित भी करेंगी और आपको देखने में नई भी लगेंगी। लेकिन हर खबर के पीछे और हर युद्ध के पीछे कारण होता है और उस कारण को समझने के लिए उसका विश्लेषण समझना होता है। इसीलिए आपसे हम ये कह रहे हैं कि जो विश्लेषण इस युद्ध का आपको जी न्यूज़ पर देखने को मिलेगा वो और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप सिर्फ तस्वीरों के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि युद्ध हो क्यों रहा है, कौन सा देश क्या कर रहा है, तो आपको जी न्यूज़ के साथ बने रहना है अगले कुछ दिन। और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अब से थोड़ी देर पहले इस युद्ध पर अपना बयान जारी किया है भारत सरकार की तरफ से और भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं और विदेश सचिव ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है और कहा है कि इन लोगों को पोलैंड के रास्ते यूक्रेन से अब निकाला जाएगा। इसके लिए पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर कैंप्स बनाए गए हैं, एक कैंप बनाया जाएगा और अब तक 20,000 भारतीयों की जानकारी मिल चुकी है और 4,000 लोग यूक्रेन से निकल भी चुके हैं। यूक्रेन में भारतीयों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और जितने भी लोग हैं, जो खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, वो इस नंबर को नोट कर सकते हैं और वो चाहें तो लगातार अपडेट्स के लिए जी न्यूज़ देखते रहें। लेकिन हम यूक्रेन में जो लोग हैं उन्हें भी ये कहना चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से और भारत के 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.